हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बूद्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज न जम्बूद्वीप है, न भारतवर्ष और न आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है, और सच कहें तो ये भी नहीं। आओ जानते हैं भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की संक्षिप्त कहानी। गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदूशाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और 870 में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में ये दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों भारत के बीच गंदामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। सिंध पाकिस्तान 712 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ई तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा दाहिर 679 ईस्वी और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गए। पंजाब और मुल्तान 977 ई में अलप्तगीन के दामाद सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किए। उसने भारत पर 1001 से 1026 ई के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद ने सिंहासन पर बैठते ही पहले हिंदूशाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उसने सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में आनंदपाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने के लिए निकल पड़ा। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनवियों का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद के आक्रमणों में उसने मुल्तान, लाहौर, नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में खूब मारकाट की तथा बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। फिर सन 1018 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ था। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ दिया। उस वक्त मथुरा के समीप महावन के शासक कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ई में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ई में हुआ। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद संभवतः गांधार जनपद का हिस्सा था। 321 ई ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम और फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक यहाँ मुगलों और गिलजियों का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन 1666 में स्थापित मीर अहमद के कला की खानत को अपना आधार मानता है। मीर नसीर खान के 1758 में अफगान की अधीनता कबूल करने के बाद कला की सीमाएं पूरब में डेरा गाजी खान और पश्चिम में बंदर अब्बास तक फैल गईं। ईरान के नादिर शाह की मदद से कला के खानों ने ब्रहुई आदिवासियों को एकत्रित किया और सत्ता पर काबिज हो गए। प्रथम अफगान युद्ध 1839-42 के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। वर्ष 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन को बलूचिस्तान का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया और 1887 तक इसके ज़्यादातर इलाके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया: कला, मकरान, लसबेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1939 में अंग्रेजों की राजनीति के तहत बलूचों की मुस्लिम लीग पार्टी का जन्म हुआ, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग से जा मिली। दूसरी ओर एक और नई पार्टी अंजुमन-ए-वतन का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई।
अंजुमन के कांग्रेस के साथ इस जुड़ाव में खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका अहम थी। जिन्ना की सलाह पर यार खान 4 अगस्त 1947 को राजी हो गया कि कला राज्य 5 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी। उसी दिन पाकिस्तानी संघ से एक समझौते पर दस्तखत हुए। इसके अनुच्छेद 1 के मुताबिक पाकिस्तान सरकार इस पर रजामंद है कि कला स्वतंत्र राज्य है जिसका वजूद हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से एकदम अलग है। अनुच्छेद 4 की इसी बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने कला के खान को 15 अगस्त 1947 को एक फरेबी और फंसाने वाली आज़ादी देकर 4 महीने के भीतर यह समझौता तोड़कर 27 मार्च 1948 को उस पर औपचारिक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के बचे 3 प्रांतों को भी जबरन पाकिस्तान में मिला लिया था। इस तरह पाकिस्तान के इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बलूच अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें लाखों निर्दोष बलूचों की पाकिस्तान की सेना ने हत्या कर दी। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पहले बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। दिल्ली पर इस्लामिक शासन की स्थापना। जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद जैसे महान नरेशों के शक्तिशाली राज्य थे, उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173-1206 नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्याधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की थी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179-86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का ये द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। माना जाता है कि दूसरे युद्ध में कन्नौज नरेश जयचंद की मदद से उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। बाद में उसने जयचंद को ही धोखा दे दिया था। मोहम्मद गौरी ने अपना अभियान जारी रखा और अंततः दिल्ली में गुलाम वंश का शासन स्थापित कर उत्तर भारत में इस्लामिक शासन की पुख्ता रूप में नींव डालकर वह पुनः अपने देश लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत तथा खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई थी। उक्त सभी ने भारत पर इस्लामिक शासन के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े, अत्याचार किए और समय समय पर हिंदू जनता का धर्मांतरण करवाया। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने तो 1206 से 1290 तक ही शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुस्लिमों ने शासन किया, जो लगभग ईस्वी सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु तक चला। अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी काल में भारत। अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई, फिर यहाँ के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने पुरअधीन करने का अभियान चलाया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बाद में 1757 उसे भी हरा दिया गया। इसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हुआ। अंग्रेजों ने अखंड भारत के अन्य क्षेत्र श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया। बाद में काल और परिस्थिति के अनुसार अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे अखंड भारत के अन्य हिस्सों से अपना अधिकार हटाते गए और इस तरह अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होते गए। नेपाल को देवघर कहा जाता है। ये भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्रीराम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। नेपाल के जनकपुर में सीता जन्म स्थल पर सीता माता का विशाल मंदिर भी बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 BC यह मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। उनके बाद यहाँ पर मल वंश का शासन रहा, फिर गोरखाओं ने राज किया।
मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी इस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय समय पर शरण लेते थे। तब अंग्रेजों ने विचारपूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं के नरेश से संधि कर नेपाल को एक आज़ाद देश का दर्जा प्रदान कर अपना रेजिडेंट बैठा दिया। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इस प्रकार से नेपाल स्वतंत्र राज्य होने पर भी अंग्रेज के अप्रत्यक्ष अधीन ही था। रेजिडेंट के बिना महाराजा पृथ्वी नारायण शाह को कुछ भी खरीदने तक की अनुमति नहीं थी। इस कारण राजा महाराजाओं में यहाँ तनाव था। दरअसल शाह राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को भी कब्जे में लेने का प्रयास किया और सीमावर्ती कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन गोरखाओं ने 1815 में लड़ाई छेड़ दी। इसका अंत सुगौली संधि से हुआ। भारत में हुई 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आई। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई। 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ और इस तरह राजशाही शासन के अंत की शुरुआत हुई। ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में वामपंथी वर्चस्व के कारण अब यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेपाल के राजवंश और भारत के राजवंशों का गहरा आपसी रिश्ता है। भूटान। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद था। संभवतः यह विदेही जनपद का हिस्सा था। यहाँ वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज हैं। ये सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का राजधर्म बौद्ध है। तिब्बत कभी जम्बूद्वीप खंड का त्रिविष्टुप क्षेत्र हुआ करता था, जो किनपुरुष का एक जनपद था। किनपुरुष भारतवर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। जहाँ तक सवाल भूटान का है तो ये तिब्बत के अंतर्गत नहीं आता है तथा ये भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान संस्कृत के भू उत्थान से बना शब्द है। सिक्किम और भूटान को भी अंग्रेजों ने 1906 में स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर दिया और वहां पर अपनी एक प्रत्यक्ष नियंत्रण से रेजिडेंट स्थापित कर दी थी। ब्रिटिश प्रभाव के तहत 1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीनों से लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया। तिब्बत को त्रिविष्टुप कहा जाता था, जहां ऋषिका और तुषारा ईस्ट तुषारा नामक राज्य थे। त्रिविष्टुप अर्थात तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों देवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। शाक्यवंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बाद में चीन के राजा का शासन रहा। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। इस बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1907 के लगभग बैठक हुई और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। पूर्वी भाग चीन के पास और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। 1951 की संधि के अनुसार यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इस दौरान स्वतंत्र भारत के राजनेताओं ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी। म्यांमार कभी ब्रह्मदेश हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहते हैं, जो कि ब्रह्मा का अपभ्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतावलंबी ही हैं। मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राजसत्ताएं कायम हो गईं। 1886 में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु ब्रिटिशों ने 1935 के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया।
1935 व 1937 में ईसाई ताकतों को लगा कि उन्हें कभी भी भारत व एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपना नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसके समर्थक राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्रता संग्राम से उन भूभागों व समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका व सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दे दी। श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। ये भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और वहां के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया। बौद्ध और हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार यहां पर प्राचीन काल में शैव, यक्ष और नागवंशियों का राज था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश है। श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदिमानव एक ही थे। एक खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंगली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दे दिया था। कुबेर से रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। ईसा पूर्व 5076 साल पहले भगवान राम ने रावण का संहार कर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया था। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों ने अधिकार कर शासन किया। 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य जमाना शुरू किया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंगलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।